नमस्कार, स्वागत है आपका। तो चैप्टर चल रहा था हमारा इकोसिस्टम, जिसमें पहले हमने देखा था इकोसिस्टम नाम कैसे आया, किसने दिया, इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं और उसके कंपोनेंट्स बायोटिक और नॉन बायोटिक या अबायोटिक। अब आगे इसमें नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, फूड चेन एंड फूड वेव। ये क्या होता है? ये टॉपिक बहुत ही ईजी है। इकोसिस्टम में सबसे ईजी कुछ है तो यही है। इसमें से क्वेश्चन या तो बिल्कुल ईजी आता है जो सब कर सकते हैं, या बहुत टफ आता है जिसमें बहुत ज़्यादा सोचने विचारने के लिए कुछ होता है। इस तरह के क्वेश्चन इससे आते हैं। समझने के हिसाब से बहुत ईजी है। तो देखते हैं क्या होता है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, खाद्य और श्रृंखला, फूड एंड चेन। बिल्कुल जैसा नाम है वैसा ही इसका मतलब है। चेन क्या होती है? जैसे कोई भी चेन क्या होती है, जो एक से दो कड़ियों को जोड़ती है आपस में, उसको बोलते हैं चेन। एक कड़ी से दूसरी कड़ी, ऐसे एक से कड़ियाँ जुड़ती जाती हैं तो बनती है चेन। ऐसे ही यहाँ चेन क्या के एक शब्द और लगा हुआ है, वो है फूड। तो फूड चेन क्या हुई? मतलब भोजन की कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये एक भोजन है, ये एक भोजन है, ये एक भोजन है, ये है, ये है, ये सब फूड है। और इनकी आपस में चेन जुड़ी हुई है, मतलब कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं तो चेन बनती है। अब देखते हैं कि भोजन की कड़ियाँ मतलब ये क्या हुआ, फूड की चेन कैसे बनती है। ये हम तब समझते हैं जब हम देखते हैं कि पोषण के स्तर क्या क्या होते हैं, इकोसिस्टम में ट्रॉफिक लेवल्स कौन कौन से होते हैं। एक जनरल आइडिया हमने लिया था पिछले वीडियो में, उसके अलावा भी उसको डिटेल में हम देखेंगे बाद में। अभी देखते हैं खाद्य श्रृंखला क्या होती है और ये कैसे काम करती है। जैसे संस्कृत में एक वाक्य कहा जाता है कि जीवो जीवस्य भोजनम, जीव जीव का भोजन है, ऐसा कहा जाता है। अब एक्चुअल में तो ये भोजनम नहीं है, जो मूल वाक्य है वो है जीवो जीवस्य जीवनम। ये भागवत पुराण का वाक्य है, जीवो जीवस्य जीवनम। लेकिन उसको हमने मॉडिफाई करते हुए या सिंप्लीफाई करके ये समझ लिया है कि जीवो जीवस्य भोजनम असल में है जीवनम। एक जीव ही दूसरे जीव का जीवन है, उसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया कि एक जीव ही दूसरे जीव का भोजन है। तो अब ये होता क्या है? यही है खाद्य श्रृंखला। कैसे? हर जीव दूसरे जीव का भोजन है और वो आगे एक पूरी श्रृंखला बनाता है। जैसे भोजन शुरू कहाँ से होता है? वो होता है उत्पादकों से। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक ही हैं जो इसको स्टार्ट करते हैं। उत्पादक कौन कौन से होते हैं? ये हरे पौधे होते हैं, या कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो खुद अपना भोजन बनाते हैं, नीले हरे शैवाल होते हैं, वो सब कुछ होते हैं। तो उत्पादकों से होती है खाद्य श्रृंखला शुरू। मतलब ये एनर्जी लेके सूरज से और पानी और मिट्टी से कुछ खनिज लेके ये फूड चेन को स्टार्ट करते हैं उत्पादक। इनको जो खाएगा वो अगला जीव, अगला स्तर हो गया पोषण का। इनको खाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। अब प्राथमिक उपभोक्ता कौन होंगे? प्राथमिक उपभोक्ता वो होते हैं जो उत्पादकों को खाते हैं। जैसे सभी जो शाकाहारी होंगे वो प्राथमिक उपभोक्ता होंगे। इनको जो खाएंगे, अब ये फिर किसी और का भोजन है। यहाँ कौन हुए? शाकाहारी। अब इनको कोई और खाएगा। अब इनको जो खाएंगे वो मांसाहारी हो सकते हैं, वो सर्वाहारी भी हो सकते हैं। अब इनको जो खाएंगे वो हो जाएंगे द्वितीयक उपभोक्ता। और इनको जो खाएंगे वो हो जाएंगे शीर्षस्थ उपभोक्ता। अब इसमें कौन कौन आ सकते हैं वो भी देखेंगे एग्जांपल। अब इनको खाएंगे मान लो शीर्षस्थ उपभोक्ता, टॉप कंज्यूमर जिनको बोलते हैं, ठीक है। जैसे शीर्षस्थ उपभोक्ता में हो गया शेर, बाज। द्वितीयक उपभोक्ता में हो गया जैसे लोमड़ी, भेड़िया, जंगली कुत्ते आदि। ये कहने का मतलब उत्पादकों ने एनर्जी ली सन, सूर्य से, पानी लिया और जमीन से ली क्या, मृदा से इन्होंने लिए कुछ खनिज। इन सब को लेके इन्होंने बनाया भोजन। तो ये सबके लिए प्राथमिक स्रोत है भोजन का। इनको खाने वाले हो गए प्राथमिक उपभोक्ता, जिसमें सभी शाकाहारी आते हैं।
इनको खाने वाले हो गए द्वितीयक उपभोक्ता, जैसे लोमड़ी, भेड़िया। शाकाहारी जैसे खरगोश, हिरण वगैरह, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। उनको इन्होंने खाया और इनको ये खाएंगे, ये हो गए शीर्षस्थ उपभोक्ता। अब जरूरी नहीं है ये इनको ही खाएं, ये इसको भी खा सकते हैं सीधा। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये चेन आगे कहाँ जाएगी, यहाँ खत्म होने के बाद फिर आते हैं अपघटक। अपघटक में होंगे जीवाणु और कवक, बैक्टीरिया और फंजाई। अब ये जरूरी नहीं है इनको ही खाए, मतलब इनका ही अपघटन ये करें। पूरी खाद्य श्रृंखला में किसी भी लेवल पर ये काम कर सकते हैं। मान लीजिए पेड़ पौधे हैं, पेड़ की पत्तियां गिर गई, नीचे पड़ी हैं, सड़ गई। सारी पत्तियों को या सारी घास को तो ये खाते नहीं है, तो जो पड़ी पड़ी सड़ने लगती हैं पत्तियां, उनका अपघटन ये करते हैं, तो सीधा यहाँ से इसको ये खाते हैं। या मान लेते हैं कोई शाकाहारी जंतु मर गया, जरूरी नहीं उसको यही खाए, कोई मांसाहारी खाए, वो मर गया, उसका शरीर पड़े पड़े सड़ने लगेगा, तो कहने का मतलब यहाँ से डायरेक्ट फिर ये हो गया, यहाँ से भी डायरेक्ट ये हो जाता है, इनमें से कोई मर गया और वो पड़ा सड़ रहा है। कहने का मतलब कोई भी चीज़ जब पर्यावरण में पड़ी है, किसी ने उसको खाया नहीं है, वो ऐसे ही है, तो उसको कौन करता है, उसका अपघटन करते हैं जीवाणु और कवक। ये इसी श्रृंखला के अंतिम पायदान पर ये होते हैं। पहले उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर शीर्षस्थ उपभोक्ता और फिर अपघटक। ये चेन नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये सबको कहीं भी डायरेक्ट किसी भी लेवल से जुड़ सकता है। यही होते हैं खाद्य श्रृंखला के पोषण स्तर। उत्पादक प्रथम पोषण स्तर होता है, ये फिर दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, इस तरह के, और ये अलग हो गया अपघटक। तो यही इसके पोषण स्तर होते हैं। ये जनरल सी बात होती है खाद्य श्रृंखला की। अब देखते हैं कि खाद्य जाल, अब खाद्य श्रृंखला के देखते हैं प्रकार, टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ये तो इसका जनरल कंसेप्ट हुआ। क्या परिभाषा क्या आएगी कि इकोसिस्टम में सभी जीव जंतु एक दूसरे से भोजन के लिए आपस में जुड़े होते हैं। ऊर्जा का प्रवाह एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में होता है। ये सभी कड़ियाँ आपस में जुड़ के एक श्रृंखला बनाती हैं, जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अब इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। खाद्य श्रृंखला के टाइप, मेनली इसके दो टाइप हैं, पर हम यहाँ तीन पढ़ेंगे। ज़्यादातर जगह दो ही लिखे होते हैं, एक तो चारण मतलब ग्रेजिंग फूड चेन, और दूसरी बोलते हैं अपरद, डेट्राइटस बोलते हैं जिसको। तो चारण और अपरद दो ही तरह की खाद्य श्रृंखला जनरली पढ़ते हैं, पर हम यहाँ एक तीसरी और पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं परजीवी खाद्य श्रृंखला। चारण को बोलते हैं परभक्षी, दूसरी हो गई परजीवी, ये नंबर 1, ये नंबर 2, और ये हो गई अपरद मतलब जहां अपर्दन होता है, ये हो गई तीसरी खाद्य श्रृंखला। अब देखते हैं तीनों में क्या होता है, क्या इनका कंसेप्ट है। चारण जैसे नाम से पता चल रहा है, इसको बोलते हैं ग्रेजिंग। पहले चारण ही पढ़ते हैं। ग्रेजिंग क्या होती है, चरना, जानवर जो घास चरते हैं वो चारण हो गया। ग्रेजिंग फूड चेन में क्या होता है, ये छोटे जीव जंतुओं से स्टार्ट होती है और लगातार क्रम में, हर क्रम में ये बड़े जीव की तरफ जाती है, बड़े जीव की तरफ। मतलब बिल्कुल छोटे जीव से शुरू होगी ये श्रृंखला और लगातार हर क्रम में जो जीव आएगा वह पुराने वाले से या पहले वाले स्तर से बड़ा होता जाएगा, उसको बोलेंगे ग्रेजिंग फूड चेन। जैसे घास से स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल इसका, तो घास का एक पौधा सोचते हैं हम, घास का एक पौधा छोटा सा होगा, उसको संख्या में एक एक लेके चल रहे हैं। मान लीजिए घास का एक पौधा, उसको खाया किसने, खरगोश ने, ठीक है। ये तो घास के एक पौधे से खरगोश बड़ा हो गया। इसको किसी मांसाहारी ने खाया, मान लो शेर ने, तो ये इससे बड़ा हो गया। तो कहने का मतलब ये हर क्रम में लगातार ये श्रृंखला छोटे जीव से शुरू होकर बड़े जीव की तरफ चलती है। ये होती है चारण या ग्रेजिंग फूड चेन। इसी को कहा जाता है परभक्षी फूड चेन। ये परभक्षी खाद्य श्रृंखला, जिसको प्रीडेटर कहते हैं इंग्लिश में, प्रीडेटर फूड चेन इसी को बोलते हैं, क्योंकि इसमें हर कोई दूसरे का भक्षण करता है, उसको खाता है। दूसरी होती है इसी में, ये होगी ग्रेजिंग। दूसरी होती है परजीवी, पैरासिटिक, दूसरी टाइप की हो गई परजीवी खाद्य श्रृंखला।
पैरासिटिक फूड चेन खाद्य श्रृंखला। ये क्या होती है? चारण में और इसमें एक अंतर है मेन, वो छोटे जीव से शुरू होकर बड़े की तरफ जाती है। हर क्रम में उसमें जो जीव आएगा नया पहले वाले से बड़ा होगा। यहाँ ये उसके अपोजिट है, ये बड़े जीव से शुरू होगी और हर क्रम में लगातार छोटे जीव की तरफ जाती है। ये परजीवी है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए कोई पेड़ है बड़ा वृक्ष, उस पे रहने वाले हैं कुछ पक्षी या कुछ और जंतु जैसे गिलहरी। ये दूसरा स्तर हो गया, मतलब पेड़ की पत्तियां उसके फल को ये लोग खा रहे हैं, कुछ पक्षी खा रहे हैं, कुछ गिलहरी खा रहे हैं। तो यहाँ आकार देखिए, पेड़ का आकार सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटे आकार के हो गए पक्षी या और कुछ गिलहरी जो उस पर निर्भर हैं, और फिर इनके शरीर पर लगे हुए हैं कुछ परजीवी, कुछ छोटे मोटे कीड़े जो इनके शरीर से खून चूसते रहते हैं, वो इनके शरीर पर लगे हुए परजीवी हैं। तो ये परजीवी फूड चेन है जो बड़े जीव से शुरू होती है, फिर उत्तरोत्तर क्रम में मतलब हर नेक्स्ट स्टेप में छोटे जीव की तरफ जाती है। ये खाद्य श्रृंखला होती है परजीवी। परजीवी और परभक्षी दोनों शब्दों में क्या अंतर है? परभक्षी किसे कहते हैं और परजीवी किसे कहते हैं? पैरासाइट एंड प्रीडेटर। परजीवी वो होते हैं जो किसी के शरीर पर लगे तो होते हैं या उस पर डिपेंड तो होते हैं, लेकिन उसको खा के मार के खत्म नहीं करते। वो लगातार उससे अपना पोषण लेते रहते हैं, जिसमें वो जिस पे आश्रित हैं वो भी जिंदा रहता है और ये भी जिंदे रहते हैं। लेकिन परभक्षी क्या करते हैं? परभक्षी उसको मार के खत्म कर देते हैं, उनका वो शिकार होता है। जैसे शिकार और शिकारी का संबंध है वो परभक्षण है। जैसे गाय को अगर शेर खा जाए तो शेर और गाय का संबंध परभक्षी का हुआ, लेकिन गाय के शरीर पे जो छोटे छोटे कीड़े लगे होते हैं जो उसका खून चूसते रहते हैं वो हुए उसके परजीवी। वो गाय को मार के हाथों हाथ खत्म नहीं करते, वो लगातार जिंदे रहते हैं उसके साथ ही। तो ऐसे ही ये खाद्य श्रृंखला है दोनों। परभक्षी में क्या है? हर स्टेप में दूसरे वाले को वो खाता है और यहाँ उस पर लगातार डिपेंड है, उसको मार के खत्म नहीं करते। ये हो गई परजीवी। इन दोनों की विशेषताएं क्या है परजीवी और परभक्षी की? ये दोनों लाइट पर डिपेंड है, सनलाइट पर, सूर्य के प्रकाश पर, और इनमें ऊर्जा का प्रवाह बहुत तेज होता है। इसके दो लक्षण हैं दोनों के। क्या क्या? पहला तो दोनों प्रकाश पर निर्भर हैं। अब यहाँ प्रकाश के मतलब सूर्य का प्रकाश ही है, प्रकाश पर निर्भर। और दूसरा, दोनों में ऊर्जा का प्रवाह तेज होता है, स्पीड ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि लाइट पर डिपेंड है। ये परभक्षी और परजीवी उन दोनों की दो खास बातें हैं। ये ऑब्जेक्ट में से सेंटेंस आते हैं इसलिए मैंने यहाँ लिखा है, दोनों प्रकाश पर निर्भर हैं और दोनों में ऊर्जा का प्रवाह बहुत तेज होता है। कैसे ऊर्जा का प्रवाह तेज से क्या मतलब? जैसे एक जीव है खरगोश, और खरगोश को खाया शेर ने, तो खरगोश की ऊर्जा तुरंत शेर में पहुंच गई, उसने उसको खा लिया। सीधा एक ही स्टेप है, 4-5 घंटे में या 8-10 घंटे में जब भी उसका पाचन हो जाएगा उसके शरीर में उसकी ऊर्जा पहुंच जाएगी। या खरगोश ने घास को खाया था, तो घास को पचने में जितना समय लगेगा उतना ही ऊर्जा के प्रवाह में समय लगेगा, इसलिए इसको बोलते हैं कि ऊर्जा प्रवाह यहाँ बहुत तेज होता है। अब रह जाती है तीसरी खाद्य श्रृंखला जिसको बोलते हैं अपरद, डेट्राइटस। अपरद खाद्य श्रृंखला ये तीसरे टाइप की है। इसमें खास बात क्या है? वो जीवित जीवों से शुरू होती है और हर क्रम में जीव बड़े होते जाते हैं। ये हमेशा मरे हुए जीव जंतुओं से शुरू होती है। मरे जीव, जो भी जीव मर चुके हैं वही इस श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं। और इनको खाने वाले कौन है? वही जीवाणु और कवक। इसीलिए इसको अपरद खाद्य श्रृंखला बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो जंतु है मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर है और उनका लगातार अपरदन करते हैं और छोटे कार्बनिक या कार्बनिक अणुओं में उसको तोड़ते हैं। और ये कौन से हुए? इसलिए इसको बोलते हैं अपरद खाद्य श्रृंखला को एक और नाम भी होता है मृतोपजीवी या सैप्रोफाइट, जिसको बोलते हैं मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला भी बोलते हैं इसी को। ये इसकी सिंपल सी बात है, मरे हुए जीव जंतुओं से शुरू होती है, जीवाणु और कवक इसको आगे बढ़ाते हैं। अब करते क्या है ये अपने कुछ एंजाइम, अपने और कुछ रासायनिक पदार्थ स्रावित करते हैं। और जैसे कोई मरा हुआ जीव है, ये कोई डेड बॉडी पड़ी है किसी भी जानवर की, जानवर नासी चाहे पेड़ पौधा भी हो, कोई पत्ती भी पड़ी है मान लो, तो ये जीव इस पे अपने कुछ एंजाइम सीक्रेट्स करेंगे पहले, फिर ये गलने लग जाएगा।
जीवाणुओं की स्पेशल केस में बात कर रहा हूँ, तो फिर ये गलने लग जाएगा। जब ये गल जाएगा तो ये वापस इसको खाएंगे। इस तरह से ये श्रृंखला चलती है। इसीलिए इसमें अपरदन होता है। जो पदार्थ है ये डेड बॉडी है, इसका अपरदन होता है, इसीलिए इसको अपरद खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। ये हुई तीसरे टाइप की खाद्य श्रृंखला। तो ये तीनों खाद्य श्रृंखला की परिभाषा और उनकी खास खास बातें हैं। अब देखते हैं खाद्य जाल क्या होता है। खाद्य श्रृंखलाएं कुछ जब आपस में जुड़ जाती हैं तो वो बनाती हैं खाद्य जाल। जैसे क्या? जैसे कोई एक खाद्य श्रृंखला है, घास, घास से खरगोश और खरगोश से लोमड़ी और लोमड़ी से शेर। ये एक खाद्य श्रृंखला है, फूड चेन है। इसको ये खा रहा है, इसको ये खा रहा है, इसको ये खा रहा है। ये एक सिंगल फूड चेन हुई। लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा घास को खरगोश ही खाए, खरगोश को लोमड़ी ही खाए और लोमड़ी को शेर ही खाए। ये जरूरी तो नहीं है ऐसा ही होगा। ये एक सिंगल फूड चेन का एग्जाम्पल है। ऐसी बहुत, जब इनमें विकल्प बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे खरगोश के पास घास के अलावा भी खाने के बहुत सारे विकल्प हैं, और घास को खाने वाले भी खरगोश के अलावा बहुत हैं, खरगोश को खाने वाले लोमड़ी के अलावा भी बहुत हैं, और लोमड़ी को खाने वाले शेर के अलावा भी बहुत हैं। इस तरह जब ये आपस में कॉम्प्लेक्स पूरा बन जाता है उसको बोलते हैं फूड वेब। जैसे जरूरी नहीं खरगोश केवल घास ही खाए, जिस पेड़ पौधों की टूटी हुई पत्तियां हैं वो भी खा सकता है, पत्तियां खाएगा। या जैसे कुछ फल वगैरह हैं, या कुछ जैसे गाजर मूली टाइप की जो जड़ के एग्जाम्पल हैं, गाजर मूली या फल, कोई भी फल हो गया। तो यहाँ बहुत सारे विकल्प हो गए पहले ही लेवल पर, पहले पोषण स्तर पर, ट्रॉपिक लेवल पर। फिर यहाँ बहुत सारे विकल्प हो गए। इनको खाने वाले भी अब खरगोश हो सकता है, हिरण खाए, हो सकता है गाय खाए, या और भी कुछ ऐसा एग्जाम्पल है, गाय, भैंस, हिरण, घोड़ा, कुछ भी, बहुत सारे शाकाहारी। अब यहाँ दूसरे लेवल पे, इस पे भी जरूरी नहीं है इन लोगों को यही लोमड़ी खाए। यहाँ भी एग्जाम्पल बहुत है, जैसे भेड़िया हो गया, बिल्ली हो गई, बिल्ली खरगोश को खा जाती है, या जंगली कुत्ते हो गए, ऐसे कुछ हो गए। और ऐसे ही यहाँ शेर के साथ चीता हो गया, बाघ हो गया, या पैंथर हो गया जिसको तेंदुआ बोलते हैं। जब हर एक स्तर पे विकल्प बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो कोई भी किसी को भी खा सकता है। जैसे मान लेते हैं घास को खाया हिरण ने, घास को खाया गाय ने, और गाय सीधा यहीं मर गई, गाय को आगे किसी ने नहीं खाया, तो ये श्रृंखला यहीं रुक जाएगी। अब मान लेते हैं हिरण को लोमड़ी ने ना खा के सीधा खाया शेर ने, और इस खरगोश को इस लोमड़ी ने ना खा के खाया कुत्ते ने, और कुत्ते को खाया तेंदुए ने। इस तरह से किसी को कोई भी खाएगा तब तो एक जाल बन जाता है पूरा कॉम्प्लेक्स, उसको बोलते हैं फूड वेब। और यही पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता को बताता है। स्थिरता मतलब क्या हुई? कहने का मतलब कोई भी ऐसे एक लाइन कही जाती है, सेंटेंस में भी पूछा जाता है कि कोई भी पारिस्थितिक तंत्र जितना अधिक जटिल होगा वो उतना ज़्यादा स्थिर होगा। कैसे? ये इसलिए क्योंकि जटिल का मतलब इनको आपस में उलझा दें, इसको ये भी खा सकता है, इसको वो भी खा सकता है, इसको ये भी खा सकता है। कहने का मतलब हर एक के पास जब ऑप्शन बहुत ज़्यादा हो तो ये खाद्य जाल जटिल हो जाएगा, और जितना ज़्यादा जटिल होगा इकोसिस्टम उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं कल को गाय खत्म हो गई, एकदम से सारी प्रजाति खत्म हो गई, तो क्या हुआ? और भी बहुत सारे ऑप्शन है आगे वाले जानवरों के पास, वो गाय को छोड़ के हिरण को खा सकते हैं, खरगोश को खा सकते हैं। उससे क्या होगा? इकोसिस्टम पे फर्क नहीं पड़ेगा। कोई एक प्रजाति विलुप्त भी हो गई तब भी ये स्थिर रहेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा विकल्प ना हो, मान लो जटिल ना हो ये, और ये सरल सा हो, केवल एक दो ही ऑप्शन हो, और उसमें से कोई बीच की कड़ी खत्म हो जाए, तो पूरा इकोसिस्टम स्थिर नहीं रहेगा, वो पूरा उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा, वो खत्म भी हो सकता है। जैसे किसी किसी खास इकोसिस्टम में कोई एक प्रजाति ऐसी होती है जो पूरे इकोसिस्टम को डोमिनेट करती है, और उससे अगर वही मर जाए या वही हट जाए या विलुप्त हो जाए तो क्या पूरा इकोसिस्टम जो है उससे प्रभावित होगा। जैसे हम बोलते हैं कि बंगाल टाइगर, बाघ, तो पश्चिम बंगाल के आसपास बंगाल टाइगर पाया जाता है, वो वहाँ के पूरे इकोसिस्टम में डोमिनेंट है। अगर वहाँ से बाघ खत्म हो जाए तो वहाँ की जनसंख्या मतलब इकोसिस्टम वाली जनसंख्या, ह्यूमन पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, तो उस पर बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट आएगा। लेकिन यहाँ जब घास स्थल की बात हो तो अगर शेर हट भी जाए, विलुप्त हो भी जाए, तो चीता है, बाघ है, तेंदुआ है, जो इनकी आबादी को कंट्रोल में करके रखेंगे, इनको लगातार खाते रहेंगे। और ऐसा हो भी चुका है।
शेर तो लगभग विलुप्ति के कगार पर हैं, केवल गुजरात में मिलते हैं। बाकी चीता, बाघ, तेंदुआ ये हैं, तो ये लोग ही इन लोगों की जनसंख्या को नियंत्रित करके रखते हैं, इनको खाते जाते हैं, और ये लोग इनको नियंत्रित करते हैं, और ये लोग इनको नियंत्रित करते हैं। तो जितने ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, कहने का मतलब खाद्य जाल जितना ज़्यादा जटिल होता है उतना ही ज़्यादा इकोसिस्टम स्थिर होगा। तो ये बात हुई खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल की। इसके अलावा भी इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं, जैसे कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पिरामिड क्या होते हैं, ऊर्जा के, और 3 तरह के पिरामिड जो होते हैं, ऊर्जा, संख्या और जैव भार। तो पिरामिड वगैरह इकोसिस्टम के वो रह गए, वो देखेंगे। और इसके अलावा ये पूरे इन सारे टॉपिक्स को मिला के, एक इससे पहले वाला वीडियो, एक ये और एक ये, इन तीनों के मिला के इनकी किस तरह के क्वेश्चन आए हैं वो सब भी अब देखेंगे अगले वीडियो में।